नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूथ अध्ययन के चैनल पे। देखिए एक बार फिर से मैं आप सभी के बीच एचपी पटवारी परीक्षा 2026 के लिए जीके का पार्ट 18 लेके आ चुका हूँ। पार्ट 18 का जो पहला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस कब मनाया जाता है, विच इज ऑब्जर्व्ड एज द नेशनल सेव मदरहुड डे। तो अगर बात करें राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस की, तो ये आपका जो मनाया जाता है वो आपका 11 अप्रैल को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अच्छा, अप्रैल महीने के इंपॉर्टेंट डेज आज मैं ये आपको यहाँ पे याद कराने वाला हूँ। बहुत दफ़ा क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन आपसे पूछता है कि अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है। तो अगर बात करें अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस की, इंटरनेशनल स्पोर्ट्स डे की, तो ये आपका 6 अप्रैल को मनाया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन बहुत बार परीक्षाओं में क्वेश्चन ये भी पूछा गया है कि आपका जो वर्ल्ड हेल्थ डे है, विश्व स्वास्थ्य दिवस है, वो कब मनाया जाता है। तो अगर बात करें विश्व स्वास्थ्य दिवस की, वो आपका 7 अप्रैल को मनाया जाता है। कई बार आपके जो कॉम्पिटिटिव परीक्षाएं रहती है वहाँ पे ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि विश्व होम्योपैथी दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व होम्योपैथी दिवस की बात करें तो ये आपका 10 अप्रैल को मनाया जाता है। तो ये अप्रैल महीने के जो इंपॉर्टेंट डेज हम याद कर रहे हैं, इन सभी इंपॉर्टेंट डेज को आपने याद करना है। साथियों, अगर आप भी एचपी पटवारी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, आप भी एक मिडिल क्लास फैमिली से हैं, तो आप जुड़िए हमारे साथ मात्र और मात्र 499 रुपीज़ मंथ में। हम देंगे आपको 499 मंथ में लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेज। जो क्लासेज लाइव होगी उनको आप रिकॉर्डेड भी देख सकते हैं। साथ ही में एवरी सब्जेक्ट की डिटेल स्टडी, टॉपिक वाइज आपको हर एक सब्जेक्ट के लिए अलग अलग टीचर आपके लिए रहने वाला है। तो आप जुड़ सकते हैं हमारे इस नंबर पे 7876145409 और आप 499 में एनरोल हो सकते हैं हमारे बैच में। अच्छा, अप्रैल महीने के कुछ इंपॉर्टेंट डेज जैसे कि आपका बाबा साहेब अम्बेडकर जयंती, तो याद रखना है बाबा साहेब अम्बेडकर जयंती को भारत में समानता दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। ये कब होती है? तो बाबा साहेब अम्बेडकर जो जयंती है वो आपकी 14 अप्रैल को होती है। एक बार एसएससी का ही एक एग्जाम हुआ था और वहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा गया था कि आपका यूनेस्को डे, विश्व विरासत स्थल दिवस कब मनाया जाता है। तो अगर बात करें विश्व विरासत दिवस की, आपकी यूनेस्को डे की, तो यूनेस्को डे जो आपका मनाया जाता है वो आपका 18 अप्रैल को। बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन रहने वाला है कि 18 अप्रैल को क्या मनाया जाता है। तो 18 अप्रैल को आपका विश्व विरासत दिवस मनाया जाता है। अच्छा, आपका सिविल सेवा दिवस कब मनाया जाता है? आपका सिविल सेवा दिवस की बात करें तो ये 21 अप्रैल को मनाया जाता है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अच्छा, एक आपका जो 19 अप्रैल को भी होता है विश्व यकृत दिवस, वर्ल्ड लीवर डे। तो वर्ल्ड लीवर डे आपका 19 अप्रैल को होता है। लेकिन अप्रैल के जो सबसे इंपॉर्टेंट डेज है वो आपका अर्थ डे, वर्ल्ड अर्थ डे, विश्व पृथ्वी दिवस। तो विश्व पृथ्वी दिवस कई बार परीक्षा में पूछा गया है। ये आपका 22 अप्रैल को मनाया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसी प्रकार आपका जो सबसे महत्वपूर्ण जो आपका कॉम्पिटिटिव परीक्षाओं में आजकल पूछा जा रहा है वो है आपका नेशनल पंचायती राज डे, आपका राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस। तो राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस जो आपका होता है वो आपका 24 अप्रैल को मनाया जाता है। ये भी आपको याद रखना है। अच्छा, एक बार क्वेश्चन पूछने वाले ने क्वेश्चन ये पूछा था कि विश्व मलेरिया दिवस, वर्ल्ड मलेरिया डे। तो विश्व मलेरिया दिवस आपका 25 अप्रैल, विश्व मलेरिया दिवस जो आपका मनाया जाता है वो आपका 25 अप्रैल को मनाया जाता है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक बार क्वेश्चन ये भी पूछा गया था कि आयुष्मान भारत दिवस कब मनाया जाता है। तो आयुष्मान भारत दिवस आपका 30 अप्रैल को मनाया जाता है। तो अप्रैल महीने के जो इंपॉर्टेंट डेज है वो हमने देखे, जो कि परीक्षाओं में आपसे किसी न किसी परीक्षाओं में आपसे पूछे जा सकता है। तो इन सभी क्वेश्चन को आपने डिटेल से मोस्ट इंपॉर्टेंट तरीके से याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? हु वाज द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। तो अगर बात करें स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल की, तो ये थे आपके सी राजगोपालाचारी। अच्छा, सी राजगोपालाचारी स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे। क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन ये भी पूछता है कि जो ये आपका स्वतंत्र भारत के अंतिम ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन थे। तो वो थे आपके लॉर्ड माउंटबेटन। उसी प्रकार आपका एक बार क्वेश्चन पूछने वाले ने क्वेश्चन आपका ये भी पूछ लिया था कि भारत के अंतिम वॉइसरॉय कौन थे। तो भारत के अंतिम वॉइसरॉय जो थे वो अभी आपके कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन थे। ये बात आपको डिटेल से याद रखनी है। एक बार क्वेश्चन पूछने वाले ने क्वेश्चन ये पूछा था कि जो आपका भारत का
प्रथम वॉइसरॉय कौन थे? तो अगर बात करें भारत के प्रथम वॉइसरॉय की, तो भारत के जो प्रथम वॉइसरॉय थे वो कौन थे? तो वो थे आपके लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग के बारे में आपको ज़रूर याद रखना है कि भारत के ये क्या थे, ये भारत के प्रथम वॉइसरॉय थे। ये बात मोस्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अच्छा, क्वेश्चन पूछने वाले ने क्वेश्चन एक बार ये भी पूछ लिया था कि भारत के प्रथम गवर्नर जनरल किसको बनाया गया था? तो अगर बात करें भारत के प्रथम गवर्नर जनरल की, तो उनका नाम था लॉर्ड विलियम बेंटिंक। तो भारत के सबसे पहले बने थे गवर्नर जनरल, तो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने थे लॉर्ड विलियम बेंटिंक। अच्छा, लॉर्ड विलियम बेंटिंक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। फिर इनके बाद क्या बनाए गए? भारत के वॉइसरॉय। तो भारत के वॉइसरॉय कौन बने थे? वॉइसरॉय बने थे पहले लॉर्ड कैनिंग, ये बात आपको डिटेल से याद रखनी है। और स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे चक्रवर्ती सी राजगोपालचारी। ये सारे के सारे नाम आपको जरूर याद रखने हैं, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये सारी की सारी बातें परीक्षाओं में पूछी जाती हैं। एक बार क्वेश्चन पूछने वाले ने क्वेश्चन एक परीक्षा में पूछा था कि जो आपके जब 1857 की क्रांति भारत में होती है, तो उस समय जो भारत के गवर्नर जनरल थे वो कौन थे? तो वो थे भैया आपके लॉर्ड कैनिंग, जो कि भारत के प्रथम वॉइसरॉय भी बने थे। तो ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारे के सारे क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। चलिए जी अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जी अगला क्वेश्चन है कि कौन सा संविधान संशोधन था जिसके द्वारा जो मत या वोट छोड़ने की जो उम्र है वो 21 वर्ष से कम करके 18 वर्ष की गई थी? तो जब सबसे पहले भारत में चुनाव हुए थे तो उस समय वोट छोड़ने की उम्र कितनी होती थी? तो ये बात आपको जरूर याद रखनी है, उस समय 21 वर्ष होती थी साथियों। लेकिन वर्तमान समय में ये जो उम्र है वो 18 वर्ष हो चुकी है। अच्छा, कौन सा संविधान संशोधन हुआ था? वो कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था जहाँ पर वोट छोड़ने की जो उम्र को है वो 21 वर्ष से आपका 18 वर्ष कर दिया गया था? तो वो था आपका 61वां संविधान संशोधन। कब हुआ था? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, लेकिन क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि कब हुआ था ये 61th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट? तो ये हुआ था आपका 1988। तो 61वां संविधान संशोधन 1988 के द्वारा जो है ये क्या किया गया था? आपका वोट छोड़ने की उम्र को 21 वर्ष से घटाकर 18 साल कर दिया गया था। लेकिन ये लागू कब हुआ? तो ये लागू हुआ था 28 मार्च। ये भी पूछा जा सकता है। तो 61वां संविधान संशोधन लागू हुआ था 28 मार्च 1989। तो ये सारी की सारी बातें मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये बातें परीक्षाओं में पूछी जाती है। अच्छा साथियों, एक बार क्वेश्चन ये भी पूछा गया था कि जो आपका संविधान संशोधन की प्रक्रिया है या संविधान में जो संशोधन है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा, उसमें अमेंडमेंट कौन कर सकता है? संशोधन होता है किसी चीज़ में बदलाव करना, तो वो कर सकती है संसद। अच्छा, संविधान संशोधन किस आर्टिकल में बताया गया है कि संसद संविधान में संशोधन कर सकती है? तो संविधान में संशोधन का प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद नंबर आर्टिकल नंबर 368 में है। ये बात डिटेल से मोस्ट तरीके से आपको परीक्षाओं में पूछी जाती है। अच्छा, एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत का वो कौन सा संविधान संशोधन है जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से, लघु संविधान संशोधन के नाम से जाना जाता है? तो लघु संविधान संशोधन के नाम से 42वें संविधान संशोधन को जाना जाता है। अब आप बोलेंगे कि 42वां संविधान संशोधन कब हुआ? तो ये 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था। इसके तहत क्या क्या हुआ था? बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो 42वें संविधान संशोधन के तहत क्या हुआ था? जो हमारा प्रियम्बल है, जिसको हम प्रस्तावना कहते हैं, इसमें 3 नए शब्द जोड़े गए थे। एक था समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। तो प्रस्तावना में 3 नए शब्द किस संविधान संशोधन के तहत जोड़े गए? तो 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976। तो ये 3 नए शब्द थे, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। ये बात आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट तरीके से याद रखनी है। अच्छा, एक बार क्वेश्चन पूछने वाले ने क्वेश्चन पूछा था कि जो हमारे मौलिक कर्तव्य है, फंडामेंटल ड्यूटीज है, जो कि भारतीय संविधान के 51 के ए में, किसमें? आपका अनुच्छेद नंबर 51 के ए में है। इनको किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था? तो 42वां संविधान संशोधन को, जो आपका 1976 है, इन्हीं को 51 के ए के तहत जोड़ा गया था। ये भी आपको डिटेल से याद रखना है। तो 51 का जो ए में जो आपके मौलिक कर्तव्य है, उनको भी 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़ा गया था। उसी प्रकार ऑप्शन में दिया है 44वां संविधान संशोधन। अब आप बोलेंगे कि सर 44वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो 44वां संविधान संशोधन हुआ था आपका 1978। अब 1978 में हुआ था। यहाँ पर क्या हुआ था? तो 44वां संविधान संशोधन की अगर मैं बात करता हूँ तो इसी के तहत जो है
जो संपत्ति का जो मौलिक अधिकार था, जिसको राइट टू प्रॉपर्टी कहते हैं। पहले जो आपकी फंडामेंटल राइट्स होते थे वो 7 होते थे, लेकिन आज के समय में कितने रह गए, वर्तमान में 6 रह गए। अच्छा, एक कौन सा हटाया, तो एक हटाया आपका 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत। अब वो कौन सा था, तो वो था आपका संपत्ति का मौलिक अधिकार, राइट टू प्रॉपर्टी। इसको हटाकर अब जो है वो लीगल राइट, कानूनी अधिकार बना के 300 के 1 में या 300 के ए में डाल दिया गया। कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। लेकिन क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन आपका ये भी बहुत दफ़ा पूछता है कि जो आपका 73वां संविधान संशोधन है ये कब हुआ था। तो ये 73वां संविधान संशोधन जो आपका वो पंचायती राज किससे जुड़ा है, आपका पंचायती राज से जुड़ा हुआ है। ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल भी गलत नहीं करना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी परीक्षाओं में आ सकता है। अच्छा, एक बार क्वेश्चन ये भी पूछा गया था कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की प्रक्रिया है, संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है वो किस देश के संविधान से ली गई है। तो संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है वो आपके किस देश के संविधान से ली गई है, तो ये आपके दक्षिण अफ्रीका, बोलेंगे मेरे साथ ही, साउथ अफ्रीका के संविधान से जो है वो ले रखी है संविधान संशोधन की प्रक्रिया। ये बात मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक बार क्वेश्चन पूछने वाले ने क्वेश्चन ये पूछा था कि भारतीय संविधान की जो 9th शेड्यूल है, भारतीय संविधान की जो 9वीं अनुसूची है, उसको भारतीय संविधान में किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है, तो प्रथम संविधान संशोधन। और प्रथम संविधान संशोधन कब हुआ था, तो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था 1951। दोनों क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, ये बात इंपॉर्टेंट है। अच्छा, एक बार क्वेश्चन पूछने वाले ने क्वेश्चन ये पूछा था कि दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र किस संविधान संशोधन द्वारा बना। तो दिल्ली क्या बना है, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र। तो वो कौन सा संविधान संशोधन था जिसके द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया गया, तो इसको बनाया गया, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया गया इसको कौन से संविधान संशोधन के द्वारा, 69वें संविधान संशोधन के द्वारा, जो कि 1992 में हुआ था। तो ये बात भी इंपॉर्टेंट है। चलिए जी अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन इससे भी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, हु गिव्स द ओथ टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भारत का जो राष्ट्रपति है, ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि इनको शपथ कौन दिलाएगा, तो इनको शपथ दिलाते हैं आपके चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो भारत के जो राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति को जो शपथ दिलाते हैं वो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। ये बात आपको डिटेल से याद रखनी है। अच्छा, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन पूछता है कि भारत की राष्ट्रपति की शपथ की बात ये कहाँ पे भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में की गई है कि भारत के राष्ट्रपति को शपथ भारत के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश दिलाने वाले हैं। तो ये बात की गई है भारतीय संविधान के आर्टिकल नंबर 60 में, आर्टिकल नंबर 60 में, अनुच्छेद नंबर 60 में ये बोला गया है कि भारत के जो राष्ट्रपति होंगे उनको शपथ दिलाएंगे भारत के मुख्य न्यायाधीश। अच्छा, क्वेश्चन ये भी पूछा गया था एक बार कि भारत के जो राष्ट्रपति है वो अपना त्यागपत्र किसको देगा। तो भारत का राष्ट्रपति को शपथ तो दिला रहा है कौन, भारत का मुख्य न्यायाधीश, लेकिन जो अपना त्यागपत्र है, रेजिग्नेशन जो देगा वो देगा उपराष्ट्रपति को। तो भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र, ध्यान से सुन लेना, त्यागपत्र को रेजिग्नेशन बोलते हैं, कई बार परीक्षा में पूछा गया है, ये देता है आपका उपराष्ट्रपति को देता है। अब बात करें, इसके अलावा भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछेंगे कि भारत में तो उपराष्ट्रपति भी होता है, तो उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाएगा। लेकिन उपराष्ट्रपति की शपथ से पहले हम बात करते हैं सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है, राष्ट्रपति दिलाता है। और इसको त्यागपत्र भी किसको देगा, राष्ट्रपति को देगा। तो शपथ ये तो आपस में दिलाते हैं। राष्ट्रपति ने किसने ली थी, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से, और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने शपथ ली थी आपकी इससे, राष्ट्रपति से, और त्यागपत्र भी किसको, राष्ट्रपति को। दोनों क्वेश्चन आपने याद रखने कि सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश का शपथ भी राष्ट्रपति देगा और त्यागपत्र भी कौन देगा, आपका राष्ट्रपति देगा। दोनों बातें आपको डिटेल से याद रखनी है। अच्छा, क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि वर्तमान में जो सुप्रीम कोर्ट है उसके आपके मुख्य न्यायाधीश कौन है। तो अब जो नए मुख्य न्यायाधीश भारत के बने हैं वो न्यायमूर्ति सूर्यकांत भारत के कौन से नंबर के, आपके 53 नंबर के न्यायाधीश बने हैं, और ये नवंबर 2025 में नियुक्त हुए हैं। और इन्होंने किसका स्थान लिया, तो इन्होंने लिया था BR गवई। ये बात भी आपको जरूर याद रखनी है। अच्छा, आपका लोकसभा अध्यक्ष जो है वो बहुमत के द्वारा इनको संसद में चुना जाता है, और ये जो अपना त्यागपत्र देते हैं वो लोकसभा के उपाध्यक्ष को देते हैं। लेकिन क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि भारत के उपराष्ट्रपति को कौन शपथ देगा। तो भारत के उपराष्ट्रपति की ओथ भी राष्ट्रपति देगा, जैसे सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की दी थी, और ये त्यागपत्र भी एक ही बंदा देता है, राष्ट्रपति ही देता है। तो ये दोनों बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों की दोनों बातें परीक्षाओं में आती है। अच्छा, उसी प्रकार आपका अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया,
भारत का जो महान्यायवादी है, आर्टिकल नंबर 76 में ये बोला गया है कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को जो आपका ओथ देने वाले हैं वो भारत के राष्ट्रपति देने वाले हैं। ये बात भी आपको डिटेल से याद रखनी है। और अगर बात करें वर्तमान में भारत के महान्यायवादी कौन है, तो उनका नाम है आपका आर वेंकट रमणी। क्या नाम है आपका? आर वेंकट रमणी। और आर वेंकट रमणी भारत के 16वें महान्यायवादी है, 16वें अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है। मतलब कि आपको डिटेल से जड़ से चीज़ें पता होनी चाहिए। और इनको शपथ दिलाएगा कौन? आर वेंकट रमणी को किसने दिलाई थी? आपके भारत के राष्ट्रपति ने। और ये सारी बातें मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और ये भारत सरकार के मुख्य कानूनी सलाहकार होते हैं। ये किस संविधान के द्वारा इनको नियुक्त किया जाता है? तो 76 का ए। तो 76 के ए में या 76 अनुच्छेद नंबर 76 के कॉम में बोला गया है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में। ये बातें भी परीक्षाओं में पूछी जाती है। अच्छा जी, एक क्वेश्चन आता है कि जो आपका यूपीएससी है, संघ लोक सेवा आयोग है, उसका जो चेयरमैन होता है, तो संघ लोक सेवा आयोग का जो अध्यक्ष होगा उसको कौन देगा भाई? तो यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, हिंदी भाषा में बोले संघ लोक सेवा आयोग, तो इसके जो प्रमुख होंगे उसको शपथ देगा कौन? भारत का राष्ट्रपति देगा। ये भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से याद रखनी। फिर आप बोलेंगे कि भारत के संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो संघ लोक सेवा आयोग के जो अध्यक्ष है वो डॉक्टर अजय कुमार हैं, जिन्होंने मई 2025 में ये पदभार संभाला है। तो डॉक्टर अजय कुमार एक आईएएस, और ये क्या है? वर्तमान में यूपीएससी के चेयरमैन है। क्या नाम है? डॉक्टर अजय कुमार। तो डॉक्टर अजय कुमार का नाम आपको जरूर याद रखना है। ये यूपीएससी के चेयरमैन हैं और इनकी नियुक्ति भी कौन करेंगे? भारत के राष्ट्रपति ही करेंगे। उसी प्रकार आपका बहुत इंपॉर्टेंट है भारत के चुनाव आयुक्त, आपका जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त। तो भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करेगा, लेकिन वर्तमान में कौन है? तो ये जो है आपके वो है आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है। इनका नाम है आपका ज्ञानेश कुमार। क्या नाम है आपका? ज्ञानेश कुमार वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त है। तो ये सारे नाम आपको जरूर याद रखने हैं। आरबीआई का जो गवर्नर होता है उसको भी उसके पद की, जो संजय मल्होत्रा वर्तमान में है, उनको कौन दिलाता है? उसको भी राष्ट्रपति जो है उसके पद की शपथ दिलाता है। मतलब ये सारी बातें आपको डिटेल से याद रखनी है। ये सारी की सारी बातें, उसकी नियुक्ति भी कौन करेगा? प्रेसिडेंट कर रहा है। तो ये सारी बातें इंपॉर्टेंट है, ये सारी बातें परीक्षाओं में आ सकती है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें हर हर महादेव, और इस वीडियो को हर एक उस भाई बहन तक पहुंचा दें जो कि पटवारी की तैयारी कर रहा है, और हर एक को मिडिल क्लास फैमिली का बच्चा जो कि कोचिंग नहीं ले सकता, उन तक ये वीडियोस पहुंचनी चाहिए ताकि वो अच्छे से कोचिंग ले सके। हमारी तो कोचिंग की फ़ीस भी मात्र 499 है, जो तो कोई भी दे सकता है मेरे भाई, कोई भी दे सकता है ये फीस। और 5 से 6 टीचर, वो एजुकेशन जो आपको हज़ारों में नहीं मिल सकती, वो 499 में हम देने की बात कर रहे हैं। और यहाँ से भी ये क्वेश्चन भी मुझे लगता है कि आ सकता है, जीके में ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा के रचनाकार कौन है। तो अगर बात करें सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये नारा जो दिया गया था वो मोहम्मद इकबाल साहब के द्वारा दिया गया था। हु रोड द पोएम सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा? तो ये मोहम्मद इकबाल के द्वारा ये नारा दिया गया था। चलो जी, ये बात भी हम समझ गए कि नारा मोहम्मद इकबाल ने दिया था। लेकिन इसके अलावा रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा क्या लिखा गया? तो इनके द्वारा जनगण मन लिखा गया है। इनके द्वारा ही आपका बांग्लादेश का जो नेशनल एंथम है आमार सोनार बांग्ला, कई बार पूछा गया है कि आमार सोनार बांग्ला क्या है? नेशनल एंथम है बांग्लादेश का। तो आमार सोनार बांग्ला आपको जरूर याद रखना है। देन उसके बाद आपको बहुत बार पूछा जाएगा आपका जो जनगण मन अधिनायक है उसके रविंद्रनाथ टैगोर है। आपका बहुत बार आपका परीक्षाओं में ये भी पूछा जा सकता है इनकलाब जिंदाबाद। तो इनकलाब जिंदाबाद, साम्राज्यवाद का नाश हो, ये एक ही व्यक्ति भगत सिंह के नारे हैं। उसी प्रकार आपका जय हिंद, जय हिंद किसने बोला था? तो जय हिंद जो ये स्लोगन है ये आपका सुभाष चंद्र बोस का है। जय हिंद के अलावा आपका तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये किसका है? ये भी आपका एससी बोस का है, सुभाष चंद्र बोस का है। मतलब आपको सारे के सारे याद रखने हैं, सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। उसी प्रकार आपका दिल्ली चलो, तो आपको याद रखना है 3 बातें आपको किसने बोली? जय हिंद, दिल्ली चलो, या तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो ये बोला था आपका सुभाष चंद्र बोस ने। तो ऐसे नारे आपको याद रखने हैं। ऐसा बैक टू विदाच, बिदु की ओर लौटो, तो ये दिया था दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती। एक नारा और है आपका मारो फिरंगी को, तो मारो फिरंगी को जो स्लोगन दिया था वो दिया था मंगल पांडे। किसने दिया था? आपका मंगल पांडे ने दिया था। ये भी आपको स्लोगन याद रखना है। अच्छा, आपको एक स्लोगन और परीक्षा में पूछा जाता है, संपूर्ण क्रांति। तो टोटल फ्रीडम की जो बात की थी, संपूर्ण क्रांति की जो बात की थी आपका
टोटल जो आपका रेवोल्यूशन की बात करी थी, संपूर्ण क्रांति की बात करी थी, वो करी थी जयप्रकाश नारायण के द्वारा। एक और स्लोगन है हु लिव्स इफ इंडिया डाइज। तो अगर बात करें हु लिव्स इफ इंडिया डाइज की, तो ये दिया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। अच्छा, एक और स्लोगन है, वो है आपका कौन सा, वो है आपका आराम हराम है। तो आराम जो है वो क्या है आपका, हराम है। ये किसने बोला था, ये भी आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा बोला गया था। अच्छा, आपका हे राम किसने बोला था, तो हे राम आपका जो बोला था, हे राम आपका डू एंड डाई, करो या मरो और भारत छोड़ो, ये भी किसने दिया था, तो ये आपका महात्मा गांधी जी के द्वारा दिया गया था। मतलब सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अच्छा, साइमन कमीशन गो बैक के नारे किसने लगाए थे, तो साइमन कमीशन वापस जाओ, ये नारे लगाए थे लाला लाजपत राय। और जिनको साइमन कमीशन का विरोध करते हुए उनको मार भी दिया गया था, लाला लाजपत राय को। अच्छा, एक क्वेश्चन और है आपका, बहुत बार पूछा जाता है कि आपका कर मत दो, ये नारा किसने दिया था, तो कर मत दो नारा दिया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। एक नारा और है जय जवान जय किसान। तो जय जवान जय किसान का जो स्लोगन है वो दिया गया था लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा, ये भी आपको याद रखना है। अच्छा, एक आप अक्सर सुनते हैं इसको, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। तो सरफरोशी की तमन्ना मेरे भाई मेरे बहन अब हमारे दिल में है, ये नारा दिया था राम प्रसाद बिस्मिल। क्या नाम था आपका इसका, राम प्रसाद बिस्मिल के द्वारा एक नारा दिया गया था कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। जय जगत, एक जय जगत नारा है, वो दिया गया था विनोबा भावे के द्वारा। तो ये सारे नारे जो मैंने आपको बताए इस क्लास में, एक और याद करते हैं जाते जाते, वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा वंदे मातरम लिखा गया था। आपको भी ये वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट बॉक्स में नाम जरूर ले, जिनके माध्यम से ये क्लासें होती है उनका नाम है हर हर महादेव। तो लिख दीजिए कमेंट बॉक्स में एक बार, हर हर महादेव, जय श्री गुरु महाराज, राधे राधे।